हेलो दोस्तों, आप सभी का अनिल स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का अपना टॉपिक है संविधान सभा या भारतीय संविधान की बात करेंगे आज हम। तो संविधान सभा के गठन से पहले क्या किन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, किन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज। तो आज का अपना टॉपिक है संविधान सभा। तो स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो क्या कहा था कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। मतलब कि संविधान सभा जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया था उन्होंने। तो महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि महात्मा गांधी की मांग थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो महात्मा गांधी की मांग क्या थी उस समय? तो मांग थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और ये दोनों ही क्या थे? अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा संविधान सभा जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा था उन्होंने। फिर बाद में बात करें तो 1924 में नेहरू रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसकी थी भाई? नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू की थी। ठीक है, 1924 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन की मांग की गई और ये संविधान निर्माण करने का प्रथम प्रयास माना जाता है। और नेहरू रिपोर्ट को संविधान सभा का गठन करने का प्रथम प्रयास माना जाता है। तो प्रथम प्रयास माना जाता है, ये संविधान सभा का गठन करने का प्रथम प्रयास माना जाता है। फिर बाद में बात करें तो 1934 में साम्यवादी पार्टी के एम एन रॉय ने भारतीय संविधान निर्माण करने हेतु संविधान सभा गठन करने की मांग की। और इन्होंने भी संविधान सभा का गठन करने की क्या की थी? मांग की गई थी। तो संविधान सभा का गठन करने की क्या की? मांग की। और एम एन रॉय को भारतीय संविधान का विचारक एवं प्रतिपादक भी कहा जाता है। तो एम एन रॉय को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का प्रतिपादक या विचारक भी कहा जाता है। तो एम एन रॉय को भारतीय संविधान का प्रतिपादक या विचारक भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद में बात करें तो 1936 में, कब? 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की गई। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जो फैजपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में कहा था कि भारतीयों का संविधान सभा के गठन की मांग की। और ये एकमात्र फैजपुर अधिवेशन को एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन भी कहा जाता है। कौन सा अधिवेशन? ग्रामीण अधिवेशन भी कहा जाता है। फैजपुर अधिवेशन को एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन कहा जाता है। और इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में 1938 में हीरापुरा अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का? हरिपुरा अधिवेशन में पंडित नेहरू ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। वैक्स मताधिकार के आधार पर। तो वैक्स मताधिकार के आधार पर कब मांग की गई? तो 1938 के फैजपुर अधिवेशन में वैक्स मताधिकार के आधार पर पंडित नेहरू ने मांग की थी। और फिर बाद में आया 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 का फिर बाद में 1940 का अगस्त प्रस्ताव
और अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन में कहा कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण करने की मांग को स्वीकार लिया गया है। क्रिप्स मिशन में तो इन्होंने कहा कि जो भारतीयों द्वारा संविधान सभा का निर्माण या गठन करने का विचार को स्वीकार लिया गया है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने ये इस क्रिप्स मिशन को कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और नेहरू ने इसे लड़खड़ाते हुए वह दिवालिया बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई बैंक है, उस बैंक में ऐसा बैंक है ऐसा बैंक का चेक अपने हाथों में थमा दिया गया है जो बैंक खुद ही पहले से ही दिवालिया घोषित हो चुका है। तो ऐसी संज्ञा दी किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। अब इसके बाद में 1942 में कौन सा प्रस्ताव आया, तो क्रिप्स मिशन आया और कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपका संविधान सभा का गठन कर देंगे। परंतु इस विचार पर महात्मा गांधी ने इस चेक को या इस मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और पंडित नेहरू ने लड़खड़ाते हुए या दिवालिया बैंक या उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी गई। फिर बाद में 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब इस कैबिनेट मिशन पर हम चर्चा करेंगे। तो 1995 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में कहा कि भारतीयों का संविधान सभा के गठन की मांग की, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से की थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर 1924 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में है। नेहरू रिपोर्ट में को प्रथम प्रयास माना जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रथम प्रयास माना जाता है। इसके बाद में 1934 में देखें तो संविधान सभा के गठन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। और क्लीमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये भारत कब पहुंचा, तो मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसके 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्य कौन थे, नंबर 1 की बात करें तो पैथिक लॉरेंस। और ये पैथिक लॉरेंस उस समय इसके अध्यक्ष भी थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। और जो कैबिनेट मंत्री थे, तो मंत्री की बात करें तो ब्रिटिश के मंत्री कौन से थे, ये भारत मंत्री थे, मतलब भारत के मंत्री थे, विदेश मंत्री थे भारतीय। और इसके बाद में बात करें तो स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये स्टेफर्ड क्रिप्स कौन से मंत्री थे, तो व्यापार मंत्री। इसके बाद में बात करें नंबर 3 ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ए.बी. अलेक्जेंडर कौन से मंत्री थे उस समय, तो युद्ध मंत्री थे ये, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री थे भाई, तो 3 मंत्रियों को भेजा। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये अध्यक्ष थे, व्यापार मंत्री और युद्ध मंत्री। अब इन्होंने क्या किया, तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की और इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन करने की मांग की। मतलब इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये कहा गया। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को तो इन्होंने कुल कितने सदस्य 389 सदस्यों का चुनाव किया कि भारत में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। और 389 सदस्यों को कैसे निर्धारित किया गया, मतलब इनमें कुछ तो निर्वाचित होंगे, कुछ मनोनीत होंगे। तो निर्वाचन के आधार पर होगा कुछ, और कुछ निर्वाचित और मनोनयन। क्योंकि उस समय भाई भारत में देसी रियासतें भी थी और देसी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि हमारा चुनाव हो, ठीक है। तो 246 सदस्यों का चुनाव किया कैबिनेट मिशन ने, और उसमें से 93 तो कैसे होने थे, मनोनीत होने थे, और 93 तो मनोनीत होने थे और 296 निर्वाचित होने थे। ये 93 कौन थे, तो ये देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से। और 96 ये निर्वाचित होने थे। 96 में भी 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय। ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों का निर्वाचित होना था, तो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने, 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 कौन से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र
कहा जाता था। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? तो अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। तो कौन कौन से थे ये? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। वर्तमान में जो दिल्ली है तो दिल्ली में ही है, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया और कुर्ग कर्नाटक का हिस्सा है। ठीक है, तो कैसे निर्वाचन किया गया? 93 + 296, और 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का मनोनीत निर्वाचित होना था, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और देशी रियासतों से जो राजा था वो देशी रियासतों से अपना एक प्रतिनिधित्व भेजेगा, ऐसा कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया। और फिर बाद में इनके चुनाव हुए जुलाई 1946 में। फिर इनके चुनाव कब हुए? तो जुलाई 1946 को इनके चुनाव हुए, और जुलाई 1946 में इनको चुनाव हुए। और चुनाव में क्या कहा गया भाई? 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व का सदस्य का चुनाव किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और जुलाई 1946 को इनके चुनाव हुए। ठीक है, अब इससे पहले कुछ और बातें हुई थी, तो उन बातों के बारे में भी देखते हैं।